नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज का दिन होली का दिन, और आपने रंग, गुलाल, अबीर अपने परिवार, रिश्तेदार, दोस्तों यारों के साथ एक दूसरे पर लगाया भी होगा। खुशियां भी मनाई होंगी, दिल से दिल भी मिले और रंग लगाकर लोग खिले भी, आप भी, मैं भी। लेकिन आज सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं होली की, लेकिन रंगों की होली नहीं, खून की होली भी खेली जा रही है। यह कड़वी हकीकत है जिसे हम नजरअंदाज कतई नहीं कर सकते, चाहे आज का दिन उत्सव का दिन है। ईरान पर जिस तरह से अमेरिका और इजराइल ने हमला बोला है और 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। एक शहर में, मिनाब में 150 बच्चे, उनका कत्ल कर दिया गया। मैं कत्ल शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। ऐसी खुरेजी बीते कुछ दिनों में, बीते कुछ सालों में कहीं देखने को नहीं मिली। और क्या दरअसल दुनिया का हाल वो शोले फिल्म की तरह हो गया है। शोले धधक रहे हैं, भड़क रहे हैं। और शोले का जो खलनायक था, विलन गब्बर सिंह, क्या डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका का राष्ट्रपति, दरअसल आज की दुनिया का गब्बर सिंह साबित हो रहा है। वो गब्बर सिंह, शोले का डायलॉग है ना कि 50-50 कोस तक कोई बच्चा रोता है तो रात को मां कहती है सो जा वरना गब्बर सिंह आ जाएगा। और आज का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या कुछ ऐसा हो गया है कि जो ट्रंप कहे वही सही। गुंडागर्दी अपनी दादागिरी खुलकर चला रहा है, लठैत बन गया है। यह शब्द पिछले 4-5 दिनों में मैंने लगातार इस्तेमाल किए हैं डोनाल्ड ट्रंप के लिए। और सारे देश उसकी बात मानने पर तैयार भी हो रहे हैं या मजबूर हैं। 50-50 मुल्कों में सरकार कोई नीति बनाती है, कोई फैसला लेती है, तो क्या सोचने लगी है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या करेगा। ट्रंप आ जाएगा, ट्रंप को गुस्सा आ गया तो क्या होगा। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय नियमों की, कानून की, परंपराओं की, वर्ल्ड ऑर्डर की सारी रवायतें तो जो थी उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पर कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, बल्कि दुनिया का समर्थन मिल रहा है। और भारत में हम चुप्पी साधे बैठे हैं, हम बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हैं, दोनों देशों से संयम बरतने की सलाह दे रहे हैं। पर यह सिलसिला कहां थमेगा। पहले तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा था 4-5 दिन की बात है, अब यह बात 4-5 हफ्तों तक पहुंच गई है। 4-5 हफ्ते, 30 से 35 दिन। ऐसा असंतुलन, ऐसी अस्थिरता, यह दुनिया को कहां लेकर जाएगी। और ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब वो मोज़ैक डॉक्ट्रिन अख्तियार कर रहा है। यह अपने आप में बहुत ही दिलचस्प है। सिर तो कट गया, धड़ कट गया। 4 दर्जन टॉप कमांडर्स खल्लास हो गए, मारे गए, लेकिन उनकी सेना अभी भी लड़ रही है। और यह मोज़ैक डॉक्ट्रिन क्या है जिसमें सिर कटने के बाद भी शरीर लड़ता रहे, जैसे ठाकुर भी लड़ता रहा था, हाथ कटे हुए थे पर गब्बर को शिकस्त दी। यहां जो ये शोले भड़क रहे हैं मिडिल ईस्ट में, ये कब तक भड़केंगे, इसका अंजाम क्या होने वाला है, नतीजा क्या निकलेगा। और हम वेट एंड वॉच कब तक करते रहेंगे। आपकी राय क्या है, आपकी सलाह, आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं। तो आज मैं बात करने वाला हूं, होली का दिन है, खून की होली की। 5 दिन हो गए हैं, 5वां दिन है। खुरेजी लगातार जारी है, खून बहाया जा रहा है। कारण क्या है यह किसी को पता ही नहीं। बातचीत चल रही थी ईरान और अमेरिका की। ईरान तैयार था
न्यूक्लियर एनरिचमेंट वो सिर्फ सिविलियन यूज तक लाने को अग्री कर गया, पर हमला बोल दिया गया है। हजारों की तादाद में लोगों की मौत हो गई है। आंकड़े अभी तक मुकम्मल सामने आ भी नहीं रहे हैं, पर हमने तस्वीरें देखी हैं, रोंगटे खड़े हो जाएं। दिल कर्रा उठता है पीड़ा से जब मिनाब जैसे शहर में 150 बच्चे मार दिए गए। बच्चों का कोई लेना देना नहीं, कब्र खोदी जा रही है। और जो 4-5 दिन चलने वाला था युद्ध, अब कहा जा रहा है 4-5 हफ्ते चलेगा। यह गब्बर सिंह कह रहा है। पूरी दुनिया का गब्बर सिंह बन गया है डोनाल्ड ट्रंप। कोई उसके आगे आवाज उठाने को तैयार नहीं है। इक्का दुक्का देश है, चीन है, रूस है, तुर्की कह रहा है, मलेशिया ने कहा, लेकिन ईरान का खुलकर साथ देने को कोई तैयार नहीं है। ईरान अलग थलग पड़ा है। वो शोले का मशहूर डायलॉग था ना, अरे ओ सांभा। अगर आज के युग का गब्बर डोनाल्ड ट्रंप है तो सांभा बेंजामिन नेतन्याहू। तो बेंजामिन नेतन्याहू से ट्रंप पूछता है, अरे ओ सांभा, कितने मुल्क हैं? मुल्क एक, हम दो। ये नाइंसाफी भी हो रही है, घेराबंदी हो रही है। एक संप्रभु मुल्क की, एक ऐसा मुल्क वो तय करेगा कि उसका सुप्रीम लीडर कौन होना चाहिए। अरे भाई, ये डोनाल्ड ट्रंप कौन होता है? दुनिया भर पे टैरिफ भी लगा देगा, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को उठा देगा, अगवा कर लेगा। और जो डर गया समझो मर गया, यह भी शोले फिल्म का एक डायलॉग। क्या आज की तारीख में यही हाल दुनिया का हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप डरा रहा है सबको? अरे ओ कालिया, पूछ रहा है मुल्कों से। ध्यान है ना शोले का वो डायलॉग। वो कालिया कहता है, सरकार मैंने आपका नमक खाया है। अब ऐसा क्या नमक खाया है पूरी दुनिया ने डोनाल्ड ट्रंप का, अमेरिका का, कि अमेरिका जो करना चाहे वही सही और कोई कुछ बोलेगा नहीं। थोड़ा बहुत एतराज दर्ज कराएगा। ब्रिटेन ने एतराज दर्ज कराया कि हम अपना बेस आपको नहीं देंगे ईरान पर हमला करने के लिए। डिगो गार्सिया शाम होते होते मान गया। और इसके परिणाम क्या होंगे, इसके नतीजे क्या होंगे? जो पुराना इतिहास रहा है डोनाल्ड ट्रंप का और अमेरिका का, तानाशाहों का साथ देते हैं, फिर उन्हें नेस्तनाबूद करने भी उतर जाते हैं। मुल्क के मुल्क तबाह बर्बाद हो जाते हैं। इराक हुआ, लीबिया हुआ, अफगानिस्तान हुआ। अब क्या ईरान का नंबर है? और इसका हासिल क्या है? और इसकी कीमत कौन चुकाएगा? जो आकलन आपको बताऊं, आप भी भौचक्के रह जाएंगे। संभावित खर्चा अमेरिका का, लागत इस युद्ध में 19 लाख करोड़। 19 लाख करोड़। और गब्बर का जो सांबा है बेंजामिन नेतन्याहू, गजा में इजराइल युद्ध का खर्च कितना है अक्टूबर 2023 से जून 2025 तक? 6.25 लाख करोड़। और मिडिल ईस्ट में जो खर्च है वो 3,13,000 करोड़, यानी कि 9,38,000 करोड़ इजराइल खर्च कर चुका है अपना वर्चस्व साबित करने के लिए, अपनी धमक, अपनी हेकड़ी स्थापित करने के लिए। पर 4 दिन का युद्ध 4-5 हफ्तों तक अब खिंचने की नौबत क्यों आई? ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है। इसके पीछे एक बड़ी दिलचस्प वजह है दर्शकों, यह भी आपको समझना होगा। ईरान के लिए अस्तित्व की लड़ाई हो गई है।
उनका सुप्रीम लीडर मारा गया, हत्या कर दी गई, पूरा परिवार भी खल्लास, टॉप कमांडर्स भी। पर इस सूरत हाल का आकलन ईरान ने 21 साल पहले कर लिया था। अब यह समझने की जरूरत है, एक मोज़ैक डॉक्ट्रीन इजाद की गई थी 2005 में। इसमें क्या था कि अगर सर कट जाए, अगर शीर्ष नेतृत्व टॉप कमांडर्स मर जाएं या मार दिए जाएं ईरान के, जो हुआ है, तो पूरी उनकी आर्मी 21 टुकड़ियों में बंट जाएगी। यह पहले से तैयारी थी, एक का दूसरे से कोई लेना देना नहीं, पर तैयार रणनीति के साथ हमले करने के लिए। इसीलिए ईरान, वो बहरीन हो, जॉर्डन हो, कुवैत हो, कतर, सऊदी अरब, यूएई, इराक, ओमान, साइप्रस, तुर्की, जहां जहां अमेरिकी बेस हैं, उन पर लगातार हमला कर रहा है। वो भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। सर कट गया पर झुकने को तैयार नहीं, शरीर नहीं झुक रहा है। जैसे गब्बर के सामने ठाकुर नहीं झुका था, संजीव कुमार। तो ये 21 कमांड यूनिट्स अपने तरीके से अलग अलग जगह काम कर रही हैं। देश पर कब्जे को रोकना और दुश्मन के कंट्रोल को ध्वस्त करना मकसद, मजबूत दुश्मन के सामने युद्ध को लंबा खींचने और कम से कम नुकसान करने का मकसद, यानी कि लंबा खींचेंगे। वो हमने देखा ना, रूस, आप और मैं 4 साल पहले लगता था अरे रूस, और हमें तो ये बताया गया था, पढ़ाया गया था, और हम ये मानकर चल रहे थे दुनिया की महाशक्ति अमेरिका एक तरफ, दूसरी तरफ रूस, ना पिद्दी की बिसात, क्या करेगा यूक्रेन, 2 दिन में खत्म हो जाएगा। 4 साल हो गए, लड़ाई चल रही है। इराक में जैविक हथियार, वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन ढूंढने निकला था अमेरिका 2003-2006 तक। वहां पर सद्दाम हुसैन को फांसी भी लटका दिया गया। क्या हुआ? आइसिस वहां सरकार बनाकर बैठ गया, आतंकवादी सरकार चलाने लगे, फिर जाना पड़ा उनको हटाने के लिए। अफगानिस्तान में तालिबान ही आ गया, जिसको हटाने के लिए 20 रुपए के टेंट पर 2-2 लाख रुपए के बम फोड़े गए थे, गिराए गए थे। यही हाल लिबिया का है। तो ये जो शोले बरस रहे हैं, ये कहां जाकर खत्म होंगे? और तेरा क्या होगा कालिया अगर ये मैं ईरान के संदर्भ में इस्तेमाल करूं? और विश्व इसी तरह से चुप्पी साधे रहेगा क्या? ऐसे में आज का सीधा सवाल अब आपके स्क्रीन पर आता हुआ, होली है होली, खून की होली, और दुनिया में त्राहिमाम, कब तक जारी घमासान? ये लड़ाई कब तक चलेगी? और दुनिया की अर्थव्यवस्था गोता खा जाएगी, और हमारा क्या है उसमें? हमें कितना नुकसान होगा? देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज। ना कोई स्थायी दुश्मन है, ना कोई स्थायी दोस्त है। देयर आर परमानेंट इंटरेस्ट, स्थायी हित हैं। तो हम अपने हित साध पा रहे हैं क्या, या गब्बर के आगे सब झुक रहे हैं? चर्चा में मेरे साथ एनडीए के अहम घटक है आरएलएम, उनके उपाध्यक्ष और मुख्य प्रवक्ता ए.के. वाजपेयी, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय उपाध्याय, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता घनश्याम तिवारी, a very brave and proud soldier, लेफ्टिनेंट मेजर जनरल बिशंबर दयाल रिटायर्ड, रविंद्र सचदेव हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं, और प्रोफेसर सौरभ मालवीय इस चर्चा में जुड़ चुके हैं बीजेपी की तरफ से। प्रोफेसर साहब, तो ये गब्बर है डोनाल्ड ट्रंप, आज की दुनिया का गब्बर, और सारी दुनिया कांप रही है, थर-थर कांप रही है कि कुछ मत बोलो, कुछ मत करो, गब्बर नाराज हो जाएगा। कुछ ये आलम है क्या दुनिया का आज? संदीप जी,
सबसे पहले आज होली के पावन शुभ अवसर पर आपको और समस्त दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए संदीप जी, हार्दिक शुभकामनाओं के साथ ईरान में जो मासूम बच्चे मारे गए, क्या उनके प्रति संवेदनाएं हैं? मैं अपनी संवेदनाएं जाहिर कर रहा हूं। इससे ज्यादा पीड़ादायक कुछ नहीं हो सकता। 150 बच्चे मार दिए गए, उनका क्या जुर्म था? उससे ज्यादा पीड़ादायक कुछ नहीं है। मैं उसी पर आ रहा था संदीप जी, मैं वहीं आ रहा था कि हम अपने तीज त्योहार, उत्सव और पर्व में भी दुनिया के साथ दुनिया के कल्याण की कामना करने वाले लोग हैं। इसलिए भारत एक संतुलित संबंध नीति को ध्यान में रखते हुए विश्व के सामने मध्यस्थ में जो स्थिति बनी हुई है, ऐसे में एक भारत का जो रुख है और वह रुख, भारत सरकार का जो रुख है, वह रुख इस संवेदनाओं के साथ है कि किसी भी तरह की सैन्य शक्ति का दुरुपयोग मानवता के खिलाफ और युद्ध के से कहीं कुछ होने वाला नहीं होता है। दुरुपयोग हो रहा है ना, मानते हैं, हम चाहते हैं। ये ताकत का बेजा इस्तेमाल है ना, ये अपनी ताकत का नंगा नाच कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप, गब्बर सिंह बनके। देखिए संदीप जी, भारत की प्रायोरिटी है इस समय, सबसे जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि जहां जहां हमारे भारतीय नागरिक फंसे हैं, जिस रूप में जहां जहां भी फंसे हैं, उनको सुरक्षित रूप से और उनकी संपूर्ण व्यवस्था को, उनके जान की रक्षा की कैसे की जाए और कैसे वो आप आए, ये हमारे लिए एक सबसे महत्वपूर्ण है। दूतावासों से भारत सरकार लगातार बात कर रही है और उसके लिए समुचित व्यवस्था के संदर्भ में हम आगे बढ़ रहे हैं। विश्व मंच पर भारत अपनी अलग पहचान, अपना अलग महत्व और अमेरिका के साथ जो हमारे मैत्रिक संबंध है, अमेरिका के साथ जो हम आंख में आंख डाल के और कदम विकास के तरफ आगे बढ़ाने के जो संबंध निभाते हैं, उसमें कोई भारत को उनके हम पिछलग्गू नहीं हैं। हम साथी हैं, मित्र हैं और ये दुनिया को बताते हैं, उनको भी बताते हैं। तो भारत सरकार सदैव इस बात को दिखा रही है, बता रही है, विश्व मंच पर बता रही है कि आज मजबूत स्थिति में भारत है और भारत की बात जहां जरूरत पड़ेगी वहां हम कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम। हम इंसानियत, मानवता का पाठ पूरी दुनिया को पढ़ाते हैं। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भी हैं आबादी के लिहाज से। तो इंसानियत तार तार और शर्मसार नहीं हो रही है क्या ईरान में? देखिए, ईरान की स्थिति बहुत ही भयावह है। ईरान की, हमारे बड़े मैत्रिक पारंपरिक संबंध है ईरान के साथ। भारत सदैव ईरान के साथ खड़ा है। इजराइल के साथ हमारे व्यापारिक संबंध सरोकार है। इसलिए इजराइल, तीनों, यानी हम विश्व मंच पर अलग अलग रूप में, अलग अलग फोरम पर, अलग अलग भूमिकाओं में मजबूती के साथ रहते हैं, पाए जाते हैं। आज पूरे विश्व के धरातल पर देखा जाए तो भारत कितनी मजबूती के साथ खड़ा है। इसलिए हमारी बात हर जगह सुनी जाएगी, सुनी जा रही है। यह बात हम कहने को तैयार नहीं है। सरकार के बयान लगातार आ रहे हैं। वो दिव्य ज्ञान दिया है। लोकसभा सांसद हैं आपके निशिकांत दुबे, वो कह रहे हैं 65 और 71 के युद्ध में ईरान ने पाकिस्तान का साथ दिया था। मतलब जानकारी देने में भी थोड़ी तो ईमानदारी रखनी चाहिए। रजा पहलवी था उस वक्त, अमेरिका का पिट्ठू, ईरान का सर्वे सर्वा। आयतुल्लाह खुमैनी 1979 में आए, 1989 में आयतुल्लाह खमेनी सुप्रीम लीडर बने। वो तख्ता पलट 1979 में हुआ था। यहां गलत जानकारी देकर लोगों को भरमाया जा रहा है। अरे ईरान तो हमारे साथ था नहीं। 94 में ईरान OIC के 57 देशों में इकलौता मुल्क था जो कश्मीर के मसले पर हमारे साथ खड़ा हो गया। बाकी सब चले गए थे पाकिस्तान के साथ। देखिए संदीप जी, ईरान में तख्ता पलट के बाद एक मजहबी व्यवस्था की तरफ ईरान काफी कदम अपना बढ़ा चुका था। आज ईरान अलग थलग आपस में ही पड़ा है, वो अलग बात है। लेकिन हमारे भारत के साथ इजराइल में मजहबी व्यवस्था नहीं है, संबंध है ना, इजराइल में मजहबी व्यवस्था नहीं है। ईरान अगर एक शिया मुल्क है तो एक यहूदी मुल्क नहीं है इजराइल।
नहीं, उसकी उसकी दोनों की अपनी अपनी स्वतंत्रता है, उसमें भारत को जाने की जरूरत नहीं है। हम उसके तरफ बिल्कुल नहीं बढ़ रहे हैं और हम उसका जिक्र भी नहीं कर रहे हैं। हमारे तो पारस्परिक संपर्क है, संबंध है, उसके आधार पर भारत तय करता है। नहीं, मानवता का तकाजा कुछ होता है। हमारा मानवीय पहलू क्या है? भारत का मानवीय रुख और रवैया क्या है? हम देखिए संदीप जी, ये बहुत साफ है और ये बात भारत सरकार की तरफ से आ भी चुकी है कि हम मानवता के आधार पर, हम मानवता के पुजारी हैं। हम किसी भी सैन्य शक्ति के समर्थक नहीं हैं। हम किसी दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी मंच पर, किसी भी फोरम पर, पूरे विश्व में कहीं भी युद्ध होता है तो हम उसके पक्षधर नहीं हैं। हम मानवता को तार तार होने नहीं देंगे। हम अपील करेंगे कि शांति सौहार्द की अपील बनाए रखे और इसके आधार पर ही हल और विकल्प शोले का एक और वो जो डायलॉग है, अरे वो कालिया तो कालिया कहता है, सरकार मैंने आपका नमक खाया है। अमेरिका ने ऐसा क्या दे दिया दुनिया को, बाकी मुल्कों को और हमें? हाँ, सब चुप बैठे हैं। संदीप जी, इस बात को समझने की जरूरत है। आज ज्यादा महत्वपूर्ण है कि भारत जिस ताकत के साथ, भारत चाहे सामरिक रूप से, आर्थिक रूप से, कूटनीतिक रूप से, जिस तरह से विश्व के फोरम पर अपने को प्रकट किया है, रखा है, प्रस्तुत किया है, ऐसे में घरेलू राजनीति को घर में छोड़ के भारत की कूटनीति के साथ हिस्सा बनने की जरूरत है। इसे देखने की जरूरत है और इसे विश्व फोरम पर स्थापित करने में सहयोग की जरूरत है। सारी चीजों को भुलाकर कि भारत आज मजबूती के साथ जो बात रखता है वो दुनिया को सामने मजबूती के साथ सुना जाता है। ठीक है, मजबूती से हमारी बात सुनी जा रही है और रखी भी जा रही है और हमें संतुलन भी बनाए रखना है। 1 करोड़ भारतीयों की सुरक्षा का सवाल भी है। डॉक्टर अजय उपाध्याय। संदीप जी, होली की बहुत बहुत शुभकामना आपके दर्शकों को, आप सभी साथियों को। आज वाकई बेहद दुखद और चिंताजनक है, वैश्विक स्तर पर भी और मुझे लगता है भारत के लिए भी। कितनी मजबूती और कितनी ताकत के साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अपनी मुंह को खोली है, चुप्पी तोड़ी है। यदि तोड़ दी हो तो बात अलग है, सच्चाई तो पूरे विश्व के सामने आ रहा है। भारत के 1 करोड़ लोग इस युद्ध के माने अचानक एक तरह से थोपा हुआ ईरान पर युद्ध और उस युद्ध में कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। अपनी ज़िंदगी और कहीं ना कहीं उनको भय और के साये में आज जी रहे हैं। आज पर्व के दिन भी उनकी क्या स्थिति होगी, हम सबकी उनके तो प्रति उनको सुरक्षित, उनको महफूज रखना, बाहर निकालना हमारी प्राथमिकता पहले ये है ना डॉक्टर अजय उपाध्याय, क्योंकि गब्बर तो बेलगाम हो गया है। सच्चाई है कि पूरे देशवासी बदहवास हो गया है, तो हमें सोच समझ के काम करना होगा। संदीप भाई, ये तो सच है, लेकिन दिक्कत है कि गब्बर के सामने, गब्बर का एक जो पतित राष्ट्रपति है और उसका एक जो निकृष्टतम चमचा है नेतान्याहू, मैं मानता हूं जिस तरह से उसने वर्ल्ड ऑर्डर को नष्ट करने का, बर्बाद करने का काम किया है, उसके समर्थन में, एक चमचे के समर्थन में हमारे देश के प्रधानमंत्री जाकर के 2 दिन पहले क्या क्या वहां घटनाक्रम करके आते हैं। तो कोई ज्योतिषी थोड़ा है प्रधानमंत्री, कोई भविष्यवक्ता है। प्रधानमंत्री को न्योता दिया गया, वहां पर सर्वोच्च सम्मान दिया गया, संसद को उन्होंने संबोधित किया। पीछे ये क्या खेल कर रहे हैं, ये कैसे पता लगेगा? संदीप जी, एक फर्जी मेडल लेने के लिए प्रधानमंत्री जी जो है, आप सर्वोच्च सम्मान को फर्जी मेडल बताने लगे आप। और आपके लोग, आप जैसे लोग भी, आप जैसे लोग लगातार चैनलों पर यह बात कर रहे थे कैसे ईरान की घेराबंदी हो रही है, तो कम से कम इतनी तो संभावनाएं सबको दिख रही थी। और इस बुरे दौर में आप जाकर के उसके साथ खड़े हो जाते हैं जो कहीं ना कहीं ट्रंप जैसे जो गब्बर की आप बात कर रहे हैं, उस गब्बर का सांबा है। और दुख इस बात से सबसे ज्यादा होती है जो एपेस्टीन फाइल आई थी, तो कहां खड़े हो रहे हैं? की तरह आपको नाचने का आदेश सरकार ने, भारत सरकार ने दोनों मुल्कों की तरफ से, दोनों पक्षों को बल्कि मैं कहूं संयम बरतने की सलाह दी है और क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करने की भी बात कही है। संदीप जी, ये एक वक्तव्य जारी कर देना और वाकई उस वक्तव्य के प्रति कमिटमेंट दिखाना, वैश्विक स्तर पर हमारी जो पहचान रही है वसुधैव कुटुंबकम और अहिंसा के प्रति समर्पण, बुद्ध के देश में बार बार कहते हैं कि युद्ध नहीं हम जानते चाहते हैं, फिर ये जिस तरह की परिस्थिति अभी बन रही है उसमें क्या आक्रांता के विरुद्ध में एक आवाज भी नहीं उठाई जा सकती? किसी देश की संप्रभुता पर प्रश्न लगाने का काम सरेआम हुआ, उसके हेड ऑफ स्टेट को मारा गया, प्रधानमंत्री जी अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं। क्या शोक संवेदना तक नहीं आ सकती? वही व्यक्ति है ना
जिसके साथ ये कहते थे कि सबसे पुरानी जो है हमारी सभ्यता का मित्रता है, इतिहास जितना पुराना उतनी हमारी मित्रता है। और ये सच भी है। ये वही देश है ना जिसने लगातार आपको समय समय पर, चाहे वो अपने संसाधनों के माध्यम से, तेल के माध्यम से वाजिब दाम पर आपको उपलब्ध करा करके आपको मदद की, या चाबहार जैसा तो हित हमें साथ में है ना, वो देने का काम किया। वक्त और युग बदलते हैं, हमारे हित वो भी तो बदलते हैं। हम लकीर के फकीर तो नहीं हो सकते ना। एकदम आप ठीक कह रहे हैं। नहीं, एकदम आप ठीक कह रहे हैं। बदलती हुई परिस्थितियों के हिसाब से भारत की विदेश नीति में भी लचीलापन आता रहा है। ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, या वैश्विक स्तर पर आता है। लेकिन क्या अचानक आप अपने पुराने दोस्त को छोड़कर और जो आक्रांता का व्यवहार कर रहा है वैश्विक व्यवस्था को खत्म करने का, अन्याय का आप साथ देने लगेंगे या चुप्पी साध लेंगे? ये कैसी विदेश नीति और कैसी स्थिति है? ये तो शर्मनाक स्थिति है, शर्मनाक स्थिति है। पर इसमें सबसे बड़ा सवाल, एक मिनट डॉक्टर अजय उपाध्याय, जनरल बिशंबर दयाल, सबसे बड़ा सवाल तो अब ये है, ये शोले कब तक धधकेंगे, कब तक भड़केंगे, ये युद्ध कब तक चलेगा? 4 दिन 5 दिन की बात थी, वो बढ़कर 4 से 5 महीने पर आ गई है, 4 से 5 हफ्ते पर आ गई है, यानी कि 30 से 35 दिन। थैंक यू संदीप, आपको और आपके दर्शकों को होली की बहुत बहुत मुबारक। और ऐसे शुभ अवसर पर आपने मुझे बुलाया है। तो देखिए, जहाँ तक युद्ध की बात है, अमेरिका भी नहीं सोचता था और दुनिया तो बिल्कुल नहीं सोचती थी, खासकर पिछली जब जून की लड़ाई के बाद, कि जो ईरान है वो इतनी नई स्ट्रैटेजी के साथ आएगा, एक नए रूप के साथ आएगा। और जिस तरह से ईरान इस युद्ध में उतरा है, सरप्राइज होने के बाद, डिसेप्शन होने के बाद, कंप्लीटली आउटफ्लैंक्ड होने के बाद, कंप्लीटली टॉप लीडरशिप उसकी एकदम फर्स्ट डे को ही खत्म होने के बाद, पहले दिन से जनरल दयाल ये बात कह रहे थे कि देखना संदीप, आपने पहले ही दिन कह दिया था ईरान अलग थलग पड़ जाएगा। वही शोले फिल्म का वो डायलॉग कि अरे वो सांभा कितने आदमी थे, तो यहां पर तो कि भाई अकेला ईरान और सारी दुनिया उसके खिलाफ हो गई। चीन, रूस थोड़ा समर्थन में आवाज दे रहे हैं, पर उससे आगे कुछ नहीं। पर ये जो मोज़ैक डॉक्ट्रीन है, ये 21 साल पुरानी तैयारी जो ईरान ने कर रखी थी कि सर कट भी जाए, टॉप कमांडर्स मारे भी जाए, तब भी सेना लड़ती रहेगी, 31 टुकड़ियां वो काम कर रही हैं। थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कीजिए दर्शकों को, इसके मायने क्या है? देखिए, ये जो खोमेनी की जो इसके मायने ये हैं कि आप कहां ढूंढोगे, कहां मारोगे। मतलब लंबी लड़ाई चलेगी ना, मतलब आपकी जो इंडिपेंडेंट कमांड है उनको ऑब्जेक्टिव्स दे रखे हैं, टारगेट्स दे रखे हैं, उसमें गल्फ कंट्रीज इंक्लूडेड हैं, उसमें स्टेट ऑफ हॉर्मोज इंक्लूडेड है, उसके अंदर सॉफ्ट टारगेट्स इंक्लूडेड है। अगर बेसिस अमेरिका के और इजराइल अगर डिफेंडेड है, पूरा गल्फ तो पूरा है। नहीं, बहरीन में तो ईरान दावा कर रहा है कि हमने एयरबेस को पूरी तरह से तबाह कर दिया, अमेरिका के एयरबेस को। कुवैत ने गलतफहमी में 3 अमेरिकी जहाज, फाइटर प्लेन्स ही गिरा दिए। वो अमेरिका कह रहा हमारी हुई है, और हम भी कह रहे हैं, कई बार फॉग ऑफ वॉर हो जाता है, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैंने कल रात को बार बार उन हवाई जहाजों को गिरते देखा है। जब हवाई जहाज साइबर अटैक में आता है ना फर्स्ट टाइम, तो वो हवाई जहाज अल्टी पल्टी खाता है और फिर उसमें आग लगती है। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है, ये सब ईरान ने अच्छी तैयारी कर रखी है। युद्ध लंबा चलेगा। अमेरिका मुझे लगता है भौंदला गया है, और आज जो मुझे लग रहा है कि वो टैक्टिकल न्यूक्लियर जो हैं उनकी थोड़ी बहुत वो करेंगे अपना उनका प्रयोग। जो डर गया सो मर गया, मतलब ट्रंप ने ऐसा खौफ फैला दिया है दुनिया में, उसके सामने कोई खड़ा होने को तैयार नहीं। देखिए संदीप, लार्जर इशू देखिए, डोमेस्टिक जो इश्यूज बोलते हैं ना हमारी, उसके अंदर कहीं ना कहीं अपने इंटरेस्ट के चक्कर में हम अपनी हमारे जो मूल्य है, जो वसूल है, जो असूलों पे दुनिया चलती है ना, इंटरनेशनल लॉ पे चलती है, यूएन चार्टर पे चलती है। हर कोई कहता हम अपने इंटरेस्ट गार्ड कर रहे हैं, कोई ये नहीं कहता हमारी कंट्री, हर कोई कहता हम अपने इंटरेस्ट गार्ड कर रहे हैं,
कोई ये नहीं कहता हमारी कंट्री की वैल्यूज ये हैं, हमारी कंट्री के प्रिंसिपल्स ये हैं, हमारी कंट्री का पूरा आधार इस चीज पर है। आप साहब अपने इंटरेस्ट, तो गाय भी खाती है। आज तो गाय, संदीप हम गांव से हैं, आज का चारा तो गाय भी खाती है, अपने बच्चे के लिए भी छोड़ देती है। लोग वो हैं, वो लीडर ही नहीं है इस दुनिया में यार। जो कहते हैं लीडर हैं, वो स्टेट्स में नहीं गए, जिनको कल के दुनिया की फिक्र है, कल के आने वाले वक्त की फिक्र है, कल दुनिया कैसी होगी। अरे साहब, ट्रंप ने पहले टैरिफ्स किए, सब चुप हो गए। और अब तो चाइना, तो देखिए चाइना कुछ इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा होगा, लेकिन ये चाइना, रशिया भी तो आइसोलेट हो रहा है, चाइना भी तो मार्जिनलाइज हो रहा है, बाकी किसी के कोई रेलेवेंस नहीं। दुनिया के लिए मायने क्या है इसके? जनरल साहब, ये तो बहुत ही खतरनाक तस्वीर सामने आ रही है। इसके मायने क्या है लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग रन में, आने वाले भविष्य में इसके मायने क्या है? मैं बताता हूं। लॉन्ग टर्म आप, ये स्ट्रेटेजिक एरिया है, मिडल ईस्ट नहीं है, ये दुनिया का मिडल है। हमारी पूरी ट्रांसपोर्टेशन, एयर, नेवल, शिप्स, सब ये ट्रांसपोर्टेशन हब्स हैं, ये ट्रांसपोर्टेशन क्रॉसिंग है, सी लाइंस हैं, यहां से कम्युनिकेशन लाइंस हैं, एयर लाइंस हैं, ये सब के सब पर अगर एक दिन कंट्रोल करता है, अगर ईरान गिर गया तो अमेरिका का यहां कंप्लीट कंट्रोल होगा, एनर्जी पे कंप्लीट कंट्रोल होगा। चाइना को मजबूर होकर रशिया से एनर्जी लेनी पड़ेगी, भारत को भी रशिया के पास दोबारा जाना पड़ेगा एनर्जी के लिए, बिकॉज फिर वो अपनी मनमानी करेगा। दुनिया के लिए ये लड़ाई बहुत खतरनाक है, बिकॉज दुनिया की 5 पावर है, 2 पावर इन्वॉल्व है, रशिया और यूरोपियन यूनियन यूक्रेन के कारण बिल्कुल इन्वॉल्व है, कोई टाइम नहीं है। अमेरिका मनमानी कर रहा है, भारत जो चौथी पावर है वो शांत है, वो अपना इंटरेस्ट देख रही है, ना कि अपने प्रिंसिपल्स और अपनी वैल्यूज, और दुनिया को बताए कि ये गलत हो रहा है। मतलब पागलपन इस रीजन में अब वो वहशीपन का दायरा कितना बढ़ता है अभी आने वाले दिनों में ये भी देखना होगा। वर्ल्ड ऑर्डर तो बिल्कुल कोलैप्स कर गया है, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, क्योंकि गब्बर सिंह आउट ऑफ कंट्रोल है एक ही बात पे। ये बात मानेंगे आप? देखिए, जहाँ तक गब्बर सिंह का सवाल है, तो गब्बर सिंह के सामने एक संस्कारी आदमी, बुद्धिमान आदमी, वो तो खड़ा हो तो नहीं पाता है, और होगा भी तो बड़े डिप्लोमेटिक तरीके से होगा। अभी कहा जा रहा है कि भाई क्यों नहीं पक्ष लेते, क्यों नहीं चुप हो। देखिए, सरकार से बेहतर कोई जानता नहीं है कि इन परिस्थितियों में कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना, क्या फर्दर एक्शन होगा। और गवर्नमेंट की प्रायोरिटी, जहाँ तक हम लोग समझ पाए हैं, बीइंग राजनीतिक पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, कि जो भारतीय फंसे हुए हैं उनको किस तरीके से निकाला जाए। नहीं, वो ठीक है, पर उसमें शोक संदेश देने में क्या जाता है? शोक संदेश, खालिदा जिया जो हमारी कोई दोस्त नहीं थी, शोक संदेश और ना वो अभी प्रधानमंत्री थी, पूर्व प्रधानमंत्री के जनाजे में शोक संदेश देने के लिए विदेश मंत्री को भेजा गया। देखिए, बहुत सारी चीजों को कनेक्ट ना करें प्लीज। अच्छा, ना करें। शोक संद का, जहां तक शोक संदेश का सवाल है ना, इजराइल में भी तो लोग मर रहे हैं, लीबिया में भी मर रहे हैं, और वो अबू धाबी में मर रहे हैं, बहरीन में मर रहे हैं, सब जगह लोग मर रहे हैं। अच्छा, तो इंडिविजुअल इजराइल में कितने मर रहे हैं? इजराइल में भी मर रहे हैं, क्यों नहीं मर रहे? जब बम्बारमेंट में कोई बचता है क्या? मिनाब में 150 बच्चे मर गए, ऐसी कोई खबर आई इजराइल से? टीवी पे चल रही है बाकायदा सब। नहीं, इजराइल पे नहीं, इजराइल की नहीं, ये तो ईरान के मरे बच्चे तो। हाँ। तो कोई भी मरे, इंसानियत का कत्ल जहां भी होगा, हम सबको कंडेम करना चाहिए। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, हम प्रवक्ताओं से इसका क्या मतलब है? हम लोग तो एक आकलन, और बेस्ट आकलन कर दिया जनरल साहब बैठे हुए हैं। हम लोग उन चीजों के बारे में क्या जाने? हम तो इंसानियत की बात कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि बुद्ध की धरती है, युद्ध नहीं होना चाहिए। सरकार ने जो अपील की है सभी पक्षों से, हम उसकी भी तारीफ कर सकते हैं। ने जो वो पूरी फिल्म इस बात पर आधारित थी, पुलिस वाले ठाकुर ने गब्बर को गिरफ्तार कर लिया, गब्बर ने उसे वापस पलटवार करके अपने ठिकाने पर ले गया, और ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। ये गब्बर क्या मांग रहा है अभी दुनिया से? संदीप जी, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, और जैसा कि आपने पॉलिटिक्स है, क्या पॉलिटिक्स है इसमें? ये ग्लोबल जो वॉर है वो क्यों हो रही है? पावर ऑफ सेंटर कहाँ रहेगा, कहाँ नहीं रहेगा, तेल किसके हाथ में होगा, तेल का खेल है, तेल मुझे दे दे, ये बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन हम वहीं आ गए कि इंडिया को क्या रोल प्ले करना है। इट्स ए वेरी डिफिकल्ट टास्क। जब यूएन जैसी संस्थाएं नहीं डिफेक्ट हो गई हैं, कोई अपील नहीं कर रहा, रशिया अपील नहीं कर रहा, चाइना अपील नहीं कर रहा, तो आप भारत, चाइना और रशिया तो कह रहे हैं कड़े शब्दों में, वो इस बात को उठा भी रहे हैं, इसे सीधे सीधे कत्ल मान रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से गुहार भी लगाई जा रही है, पर कोई सुनवाई नहीं है।
देखिए ये क्राइम वॉर है, कितना नहीं इसमें है। भारत की भूमिका और ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो जाती क्या? अभी भूमिका हम सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। ना, हम नहीं नंबरदार बनना चाहते। ऐसे माहौल में मेरे को लगता है, हमें ये लगता है कि सरकार फूक फूक के कदम रखना चाहती है। घनश्याम तिवारी, ये बात सही कह रहे हैं क्या? व्यवहारिक बात कर रहे हैं क्या? AK वाजपेयी, लंबरदारी हम क्यों करते घूमे अभी दुनिया की? हमें अपने लोगों को सुरक्षित महफूज रखना, यह हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। तो दर्शकों को और को पैनलिस्ट को और सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जब दुनिया में खून की होली खेली जा रही है, तो इस खून की होली का जिम्मेदार सिर्फ एक आदमी है, जिसको अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने कहा है वो इंसान जिम्मेदार है, वो है बेंजामिन नेतन्याहू। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो बयान है, जो वहां के एक तरीके के उप प्रधानमंत्री आप मान सकते हैं उनको, उनका बयान बिल्कुल साफ है। बेंजामिन नेतन्याहू ईरान पर हमला करने वाला था और अमेरिका के पास कोई चॉइस नहीं था। बेंजामिन नेतन्याहू जब ये हमला करने वाला था, उससे 24 घंटे पहले देश के प्रधानमंत्री उसी इजरायल में उसी नेतन्याहू के साथ गले मिल रहे थे। और उसके बाद जब से ये हमला हुआ, वो प्रधानमंत्री जिन्होंने इब्राहिम राइसी, जो कि ईरान के प्रधानमंत्री थे, 2024 में हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी मृत्यु हुई थी, उस समय जो कि वो एक कंट्रोवर्शियल फिगर थे, उनकी मृत्यु पे उन्होंने शोक संवेदना भेजी, लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर के मृत्यु पर शोक संवेदना नहीं भेजी। उल्टा जिस वक्त तेहरान में गांधी स्ट्रीट है, वहां पे गांधी अस्पताल है, जिस वक्त 2 दिन पहले गांधी अस्पताल पर इजराइल बम मार रहा था, उस वक्त देश के प्रधानमंत्री इंग्लिश में और हिब्रू में बेंजामिन नेतन्याहू की इसकी सराहना में और समर्थन में ट्वीट कर रहे थे। रात के 12 साढ़े 12 बज रहे थे। तो जहां पर इस कदर हमारे देश ने अपने विदेश नीति को, जो दमदार विदेश नीति थी, उसको दुमदार विदेश नीति बना दिया है। तो आप कह रहे हैं नेतन्याहू के आगे हम झुक गए, या दरअसल आप गब्बर बता रहे हैं नेतन्याहू को? मैं कह रहा हूं ट्रंप है गब्बर, नेतन्याहू तो सांबा है। मार्को रूबियो ने जो कहा है, गब्बर सांबा अलग छोड़ दीजिए, मार्को रूबियो ने बिल्कुल साफ कहा है, इस युद्ध में एक आदमी ने तय कर लिया कि वो ईरान पे हमला करेगा, वो बेंजामिन नेतन्याहू। अमेरिका को उसका समर्थन करना पड़ा, और बेंजामिन नेतन्याहू के दाहिने और बाएं हाथ के रूप में अमेरिका उनका दाहिना हाथ है। और कहीं ना कहीं ये अमेरिका फंस गया है इस खेल में। चला था 2-3 दिन में सब कुछ निपटा देंगे, अब तो वहां पर टकर कार्लसन सबसे बड़ा पॉडकास्टर है ये अमेरिका का, और डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी में भी शामिल हो गया था, चुनाव से पहले बाकायदा इंटरव्यूज किए थे। अब टकर कार्लसन कह रहा है कि नहीं मोसाद, ये बाकी जो मुल्क हैं, बहरीन, जॉर्डन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, UAE, ओमान, साइप्रस, यहां पर बम फोड़ने की फिराक में था कि नेतन्याहू चाहता है कि ये युद्ध और बढ़े, ईरान के साथ एंगेजमेंट और बढ़ती रहे। गले की हड्डी बन गया क्या? ट्रंप को लगा दुनिया ऐसे ही चला देंगे, 2 दिन में सबको सीधा कर देंगे, नहीं सीधा कर पाए। ये मार्को रूबियो की जो बात कर रहे हैं, मैं इसी में जोड़ रहा हूं टकर कार्लसन का दावा। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। आज अगर आप ईरान की दृष्टि से देखिए, जो ईरान के इस समय वहां पे निर्णय ले रहे हैं लारीजानी, उनका क्या बैकग्राउंड है? उनका बैकग्राउंड ये है कि उन्होंने कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स अंडरग्रेड किया है, वो PhD है मैथमेटिक्स में, और उसी तरीके से जो ईरान के राष्ट्रपति हैं जो निर्णय ले रहे हैं, वो एक कार्डियक सर्जन है। एक तरफ उस तरह का नेतृत्व है, एक तरफ नेतन्याहू जैसा नेतृत्व है, जो कि पूरी दुनिया को, आज दुनिया में इस युद्ध के चलते 100 करोड़ लोग परेशान हैं, 100 करोड़ एक आदमी के चलते। और हमारे प्रधानमंत्री उस इंसान की अगर समर्थन करते हैं, सराहना करते हैं, या चापलूसी करते हैं, हम जो भी शब्द इस्तेमाल करना चाहें, और हमारी विदेश नीति उस इंसान के चलते, भारत का सिर्फ अगर आप स्टॉक मार्केट देखिए, भारत का 15 लाख करोड़ का वेल्थ इरोशन हुआ है। और जिस तरीके से दुबई की इकोनॉमी प्ले आउट करेगी, भारत को $100 बिलियन का नुकसान होगा। आज घर घर में होली के दिन अगर दुख का माहौल है, सामने महंगाई बढ़ने वाली है, जॉब जाने वाले हैं, इकोनॉमी रिसेशन में आने वाली है, उसका जिम्मेदार है नेतन्याहू। और नेतन्याहू के बाएं हाथ के रूप में हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर नेतन्याहू का दाहिना हाथ डोनाल्ड ट्रंप है, तो नेतन्याहू का बायां हाथ देश के प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि उनके चलते देश की मीडिया हमारे ही देश के लोगों को यह नहीं बता रही कि आप जिस संकट में हैं,
आपका 1 करोड़ लोगों का परिवार जो अलग अलग खाड़ी देशों में फंसा हुआ है, 3 लाख लोग अलग अलग एयरपोर्ट्स पे फंसे हुए हैं। आर्थिक असरात की भी बात की घनश्याम तिवारी। रुपेंद्र सचदेव क्योंकि एक्सपर्ट हैं। रुपेंद्र भाई, मैंने बताया दर्शकों को कि 19 लाख करोड़ संभावित लागत हो सकती है इस युद्ध की, अमेरिका पर यह बोझ आ सकता है, और गजा और मिडिल ईस्ट में 9,38,000 करोड़ पिछले 3 सालों में इजराइल के खर्च हो चुके हैं। ये तो अपनी जगह है, पर यह युद्ध अगर लंबा खिंचता है दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए, पहले दुनिया की बात करते हैं, क्या मायने होंगे इसके? थैंक यू संदीप जी, प्लेजर। नो, दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए विदाउट डाउट नुकसान होगा, और अच्छा खासा नुकसान होगा, अच्छा खासा उथल पुथल होगा। क्योंकि जैसा जनरल बिशंबर दयाल कह रहे थे, ये दुनिया का दिल है, सप्लाई लाइंस पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएंगी। यस, सप्लाई लाइंस और इंटरसेक्शन पे बैठा है ना। ज्योग्राफिकली देखिए, हम जियोपॉलिटिक्स की बात करते हैं जब फॉरेन अफेयर्स में, तो जियोपॉलिटिक्स में ज्योग्राफी एक अहम शब्द है ना। तो इस इलाके की आप ज्योग्राफी देखिए, ये इंटरसेक्शन में बैठा है बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट, ऑल्सो द साउथ। अफ्रीका के साथ जितना ट्रेडिंग होती है सारी इसी दुबई, इन इलाकों से ट्रेडिंग कंपनीज बैठी है जो अफ्रीका की ट्रेडिंग कर रही है, राइट। ईस्ट और वेस्ट की भी हो रही है, वहां से सामान आ रहे हैं, हमारे कार्गोज आ रहे हैं। ऑयल को तो आप अभी अलग रखिए, ऑयल गैस को अलग रखिए, बाकी भी जो शिपमेंट्स है यूरोप से और अमेरिका से भारत की तरफ या एशिया की तरफ आती है, इसी तरफ से आती है, और एशिया से जब यूरोप की तरफ जाती है तो इसी रास्ते से जाती है। सबकी डिस्टेंस बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा, खर्चा बढ़ेगा, और उसके ऊपर अगर तेल की कीमतें बढ़ी तो ऑब्वियसली ये जो शिप्स है इनके नहीं, तेल की कीमतें तो आप मानकर ही चलें रुपेंद्र भाई। और मैं देख रहा था, और आप मुझसे बेहतर जानते हैं ये आंकड़े, $1 पर बैरल भी कीमत बढ़े तो 55 पैसे पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है। $30 अगर बढ़ गया, जो कहा जा रहा है कि $100 पर बैरल चली जाएगी कीमत, तो ₹16.5 पेट्रोल महंगा हो जाएगा। एंड बाय द वे, अब कहने को कह नहीं सकते, बट केवल 100 नहीं, इस समय अंदाजन ये चल रहे हैं कि पेट्रोल की कीमत 120 तक चली जाएगी विद इन द मंथ और सो। अब 120 पे गई तो आप अपने हिसाब से लगा लीजिए 55 पैसे प्रति डॉलर के हिसाब से कितना बढ़ गया तेल हमारा, दुनिया भर का, आई मीन हमारा भी। द पॉइंट इज स्टेपिंग बैक डेफिनेटली। और एक चीज और है, लॉन्ग टर्म में इस इलाके में जो रेमिटेंसेस भी आती है भारत को, 10 लाख करोड़ रेमिटेंसेस कम होंगी हमारी, क्योंकि जो हमारे वहां एनआरआई भाई बहन का, नॉट एनआरआई, इंडियन सिटीजन, इंडियंस वहां पे पासपोर्ट तो भारतीय ही है ना। ये निशिकांत दुबे खमखा का ज्ञान डालते हैं, सांसद हैं, सांसद को अपनी जिम्मेदारी तो समझनी चाहिए ना। हाँ, उन्होंने यस ये सिटीजन्स है, क्योंकि किसी देश में सिटीजनशिप नहीं दी जाती है, अमेरिका में तभी तो रेमिटेंसेस आती है ना सर। हमारे बैंक खातों में, भारतीय बैंकों के खातों में वो पैसे आते हैं। साधारण सी बात को उलझा रहे हैं वो। विदाउट डाउट देखिए, ये जो रीजन है इकोनॉमिकली सफर करेगा। दुबई किसने इमेजिन करा था, इतनी अच्छी बड़ी बड़ी सुंदर इमारतें वगैरह, स्टील, शाइनिंग मिरर, दिस दैट, बूम हो रहा है। नहीं, अभी मुझे संदेश भेजा जनरल बिशंबर दयाल ने कि हम चुप बैठकर अपने 1 करोड़ भारतीयों की, जिनमें सबसे बड़ा डायस्पोरा दरअसल यूएई और दुबई में तो 70% कहते हैं कि भारतीय ही है दुबई की आबादी, तो वहां पर बमबारी ईरान करे, उसमें हमारे चुप बैठने या ना चुप बैठने पर थोड़ा डिपेंडेंट है हमारे नागरिकों की सुरक्षा। देखिए, दो चीजें संदीप, वेरी राइट। अरब एमिरेट, जिसमें दुबई एक एमिरेट भी है, अरब एमिरेट की टोटल पॉपुलेशन जो रहते हैं करीब 1 करोड़ रहते हैं। 1 करोड़ में से लोकल एमिराती लोग तो केवल 20 लाख हैं। यस, 30 लाख इंडियंस हैं अरब एमिरेट्स में, हाँ, राइट। तो नंबर्स बहुत बड़ा है। पर एक चीज और है, यस, हम कह रहे हैं कि हम अपने डायस्पोरा का सेफ्टी सिक्योरिटी चाहते हैं, एटसेट्रा। अभी कार्नी ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की थी डावोस पे, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने, कि आज का युग ऐसा है, इफ यू आर नॉट ऑन द टेबल यू आर ऑन द मेन्यू। अगर आप डिस्कशन में इसको थोड़ा हिंदी में समझा दूं। इफ यू आर नॉट ऑन द टेबल, अगर आप मेज पर बैठे नहीं हैं तो आप दस्तरखान का हिस्सा हो गए, खान पान का। somebody will eat you, खा जाएगा कोई आपको। बिल्कुल। एंड सेकेंडली, जब आपने शुरू करा था और आप बहुत अच्छे बात पे थे, और सब ये हो रहा था कि आगे क्या होगा दुनिया में। सो जो दुनिया में फ्यूचर में होने वाला है वो डिपेंड करेगा कि आज के समय में क्या हो रहा है। तो अगर आज के समय में दुनिया और देश
प्रोएक्टिवली फ्यूचर वर्ल्ड ऑर्डर को शेप करने में अपनी इनपुट्स नहीं देंगे तो कल का वर्ल्ड ऑर्डर तो वही होगा जो बन रहा है। क्विकली लास्ट वर्ड, एक सेइंग है नेटिव अमेरिकन में, एक दादा अपने पोते को कह रहा है कि हम हर इंसान के अंदर दो भेड़िए होते हैं, एक अच्छा भेड़िया एक बुरा भेड़िया, दोनों आपस में लड़ते हैं, बोल कौन जीतेगा। बच्चा पूछता है दादा से, दादा मुझे पता नहीं आप बताओ। दादा बोलता है जिस भेड़िए को तू खाना देगा। अगर इस दौरान ये जो समय अभी चल रहा है जब वर्ल्ड ऑर्डर मैट्रिक्स ये पूरा है, इस दौरान अगर हम अच्छे फोर्सफुल आइडियाज लाएंगे तो हमारा कल बेहतर होगा दुनिया का और भारत का। इस आइडियाज समय कहाँ हम ला रहे हैं? हम आइडियाज ला रहे हैं या वेट एंड वॉच मोड में है? आशीष, वो गब्बर सिंह ने शोले में एक और डायलॉग बोला था, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? इतना सन्नाटा क्यों है भाई? क्योंकि आप बार बार रेफरेंस दे रहे थे तो मुझे याद आ गया। मैं तो यही सवाल मुझे समझ में नहीं आ रहा, इसका जवाब क्यों नहीं आ रहा। आप भी कई बार इस सवाल को उठाए और अभी आपके पैनलिस्ट ने ये बात बोली भी। मुझे ये नहीं समझ आता संदीप जी कि क्या इंडिया पोजीशन ले लेता है, इंडिया अगर कोई पोजीशन लेता है इसको कंडेम करता है या खमेनी को जिस तरह से मारा गया उस पर अपनी राय को जाहिर करता है, तो क्या हम अपने लोगों की सुरक्षा नहीं सुनिश्चित कर पाएंगे? नहीं, यही जनरल साहब ने मुझे मैसेज किया कि भाई दुबई में हमारे जो लोग बैठे हैं हम कुछ नहीं बोलेंगे, उस पर डिपेंडेंट है या ये वहां हमले कितने घातक होते हैं और एयर डिफेंस कितना सस्टेन कर पाता है दुबई का। नहीं, और क्या अगर हमने कोई पोजीशन ले लिया तो क्या अमेरिका और इजराइल फिर हर एक भारतीय को चुन चुन के मारेगा? मतलब आप समझ नहीं आ रहा किस क्या इसका लॉजिक है। और देखिए, मैं तो उस स्कूल ऑफ थॉट का हूं कि अगर पीसफुल पर्पसेस के लिए न्यूक्लियर अपनी कैपेबिलिटी ईरान बढ़ा भी रहा था संदीप जी, तो हमने भी तो बढ़ाई। 98 में पूरी दुनिया ने प्रतिबंध हम पर लगाए। भाई भारत ने क्या एनपीटी साइन किया आज तक? हाँ, हम अपनी सोवरेन अधिकार अपना रखते हैं कि नहीं बिल्कुल, रखते? ये हमारा हक है। तो ये आपकी दादागिरी की आप घुस करके रिजीम चेंज करेंगे, मारेंगे इस आधार पर कि वो अपनी पीसफुल पर्पसेस के लिए न्यूक्लियर कैपेबिलिटी बढ़ा रहा था। तो ये जिस तरह से गुंडाई कर रखी है अमेरिका और इजराइल ने, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल तर्कसंगत नहीं है। भारत जितनी पर जल्दी ये गले की हड्डी बन गया है क्या ईरान? 4 दिन से 4-5 हफ्तों तक बात आई। मार्को रूबियो का भी यहां पर अब जिक्र हो गया। वो कह रहे हैं नेतन्याहू का खेल है, अमेरिका पर दबाव बना दिया। अब टकर कार्लसन आकर बता रहे हैं मोसाद तो और खुराफात कर रहा था, इन्हीं सैटेलाइट अरबी मुल्कों में धमाकों की साजिश षड्यंत्र हो रहा था। देखिए, मोसाद, ये बात तो इसमें मुझे कुछ सब्सटेंस तो दिखता है बिल्कुल कि जिस तरह से जो अमेरिका को ही फंसा दिया इजराइल ने। बिल्कुल संभव है कि अब वो फंस गया है वहां पर आकर के। पहले उनको लगा कि गए तुरंत ऑपरेशन करेंगे, रिजीम चेंज कूटनीतिक करेंगे। तौर पर भारत को भी फंसा दिया। 2 दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं, उसके बाद आप हमला कर रहे हैं। इसी पर तो सवाल उठ रहा है कि प्रधानमंत्री, मैंने पहले भी आपके शो में कहा था कि हमारे देश के विदेश मंत्री क्या कर रहे थे? क्या उनको इस बात का आभास नहीं था? क्या आप देश के प्रधानमंत्री को नहीं बता सकते थे कि ये वक्त सही नहीं है वहां पर ट्रैवल करने का, वहां नहीं जाने का? और आज अगर कोई सवाल खड़े करे कि आप इस पर पोजीशन क्यों नहीं ले रहे, तो क्या गलत है? भारत एक सोवरेन देश, मित्रता याद करिए ना ईरान के साथ। आपने तो बताया संदीप जी कि कितने मौकों पर ईरान भारत के साथ खड़ा रहा। नहीं, मित्रता के तो पैमाने ही हम भूल जाते हैं ना। निशिकांत दुबे जैसे लोग ज्ञान देते हैं 65-71 में जी ईरान पाकिस्तान के साथ था। अरे भाई, थोड़ा तो रहम करो, थोड़ा ऐसा ज्ञान ना बांटो। उस टाइम रजा पहलवी था, अमेरिका का पिट्ठू, और वो अमेरिका जो आजकल माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप हो रहा है। रिचर्ड निक्सन उस वक्त प्रेसिडेंट था, और जब हम 2 टुकड़े कर रहे थे पाकिस्तान के, तो वो 7वें बेड़े को भेजने की धमकी दे रहा था। सर, मुझे लगता है कि ये ज्यादा सारे पैमाने ही बदल दिए हमने। ये ज्यादा बेहतर सर्व करेंगे अपने देश को अगर देश की सरकार को ये याद दिला दें कि रजा पहलवी का इतिहास क्या है। इतिहास क्या है? हाँ, तो ये तो ट्विस्ट कर रहे हैं ना जानबूझ करके कि अब ईरान उस वक्त पाकिस्तान के साथ, अरे वो रजा पहलवी था, वो पिट्ठू था। पिट्ठू किसका? अमेरिका का, और अमेरिका हमें धमका रहा था। और इस ईरान के लीडर खमेनी के साथ तो आपके बड़े मैत्रिक संबंध थे, और वो तो 1979 में आए, और पहले खुमैनी और फिर खमेनी। और आप अमेरिका के दबाव में उनके साथ रिश्ते बिगाड़ते जा रहे हैं। नौबत यहां तक आ गई कि वो अंदर घुस करके मार देता है, वहां पर रिजीम बदलने की जिद पकड़ लेता है, और आप पोजीशन नहीं ले पा रहे। पूरी दुनिया देख रही है, और मुझे लगता है कि इतिहास में याद किया जाएगा कि ऐसे मौके पर भारत ने आखिरकार पोजीशन अपने मित्र देश के लिए क्यों नहीं लिया। और शोले का ही आखिरी सवाल मैं पूछ लूं। देखिए, शोले में ठाकुर के हाथ कट गए, धड़ कट गया है ईरान का, पर आखिरकार गब्बर को हराने में कामयाब भी हो गया था। तो ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहीं फिर से संभलता दिखेगा? कुछ कायदे कानून लागू होंगे, या अभी ये दौर खुला खेल फर्रुखाबादी का है एंड ट्रंप इज आउट ऑफ कंट्रोल? देखिए,
सब कुछ ऑर्डर में वापस आ सकता है अगर भारत जैसे मजबूत देश पोजीशन लें और डोनाल्ड ट्रंप को आईना दिखाएं। जब तक आप वो नहीं करेंगे तब तक वो गुंडों की तरह बिहेव करता रहेगा, और हम सब जानते हैं वो किस तरह का लीडर है, और वो इसी तरह से करता रहेगा। आप इस उम्मीद में बैठे रह जाएंगे कि वर्ल्ड ऑर्डर वापस आएगा, नहीं आएगा जब तक आप उसको आईना नहीं दिखाएं और उनके सामने मजबूती से खड़े नहीं होते। तो ये युद्ध क्या लंबा खिंचने वाला है? और ये जो होली हमने तो मनाई, हमने तो रंगों की होली मनाई, दिल से दिल भी मिले, गले से गले हम मिले, लेकिन गले कट रहे हैं, दिल से दिल नहीं मिल रहे हैं। खून की होली खेली जा रही है। इस पर विराम जितना जल्द लगे वो देश के लिए ही नहीं, हमारे लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए बेहतर होगा। इसी उम्मीद के साथ आज बस इतना ही। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।